सेट ऑफ क्या होता है? आपके ऑर्डर 8 के रूल 6 में सेट ऑफ के बारे में बताया गया है। अगर हम इसको एज अ डेफिनेशन समझे तो देखिए, इट्स बेसिकली अ क्लेम फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम दैट द डिफेंडेंट हैज अगेंस्ट द प्लेंटिफ। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए मुझे ए से जो है 10,000 रुपए लेने हैं, मैं उसके अगेंस्ट सूट फाइल करती हूँ। फिर जब वो उस सूट में जब वो रिटर्न स्टेटमेंट WS लगाता है तो उसमें वो सेट ऑफ करता है जिसमें वो कहता है कि हाँ मुझे मैंने इनसे जो है 10,000 रुपए लिए थे, लेकिन इन्होंने भी मुझसे पहले कभी 5,000 रुपए लिए थे, तो वो जो 5,000 रुपए है ना, वो इस सूट के अंदर जो है मैं सेट ऑफ करना चाहता हूँ। मतलब आप मेरे उस मनी क्लेम में से उसके अमाउंट को डिडक्ट करना चाहते हैं या फिर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, इसी को हम सेट ऑफ कहते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस है, ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी क्लेम उठाकर आप वहां रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दीजिए मेरे खिलाफ और उसको हम सेट ऑफ पे ले लेंगे। नहीं, आपके रूल 6 में जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ लिमिटेशंस बताई गई है कि भी आप किस किस क्लेम को जो है आप सेट ऑफ में लेकर आ सकते हैं। सिंपल है। इसकी जो कंडीशन है आपके रूल 6 के फर्स्ट क्लोज में दी गई है, जो हमने यहाँ लिखी है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, मतलब जब आपके सूट की फर्स्ट हियरिंग होती है, जब WS फाइल किया जाता है, तो उस WS के अंदर जो है डिफेंडेंट उस सेट ऑफ को क्लेम करता है, लिखता है। जनरली तो फर्स्ट हियरिंग पे ही होता है, अदरवाइज जो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करके आप बाद में भी क्लेम कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर द लीव ऑफ द कोर्ट। जब आप कोर्ट परमिशन करेगा तभी आप कर सकते हो, बट जनरली जो फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट में ही होता है। सेकेंड, अ सूट मस्ट बी रिकवरी ऑफ मनी बिकॉज इट्स अ मनी क्लेम। तो यहाँ पर इस रूल के अंदर जो है मनी क्लेम की बात की गई है। जो आप सेट ऑफ में जो आप क्लेम करते हो ना, सेट ऑफ जो करवाना चाहते हो, वो मनी क्लेम से ही रिलेटेड होना चाहिए। किसी और क्लेम को यहाँ पर सेट ऑफ में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अमाउंट शुड बी लीगली रिकवरेबल। जो आप सेट ऑफ में अमाउंट जो रिकवर करवाना चाहते हो, एडजस्ट करवाना चाहते हो, डिडक्ट करवाना चाहते हो, वो एक जो है लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। इट मीन्स कोई टाइम बार्ड अमाउंट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई रेस जुडिकाटा नहीं लगा होना चाहिए उस पर, या किसी भी तरीके का ऐसा कोई बार, लीगल बार उस पर नहीं होना चाहिए। वो अमाउंट जो है लीगली सामने वाले से रिकवरेबल होना चाहिए। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। अब देखिए, हर कोर्ट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कोर्ट का जो है 10 लाख रुपए का पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप जो है सेट ऑफ में 12 लाख रुपए आप क्लेम कर देते हो सामने वाले से, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, या तो आपको अपना अमाउंट, सेट ऑफ का अमाउंट थोड़ा सा डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब कोर्ट के पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के अंदर लाना पड़ेगा, या फिर आप अपना सेपरेट सूट फाइल करिए। मतलब कोर्ट का पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसको ही ध्यान में रखकर उतना ही आप अमाउंट क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर बोथ पार्टीज मस्ट बी एट द सेम कैपेसिटी। यस, जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा था, वहां पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो जिस कैरेक्टर में थे, सपोज करो एक सेलर है, एक बायर है, या फिर एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है, जो भी कैपेसिटी प्लेंटिफ ने सूट फाइल करते हुए जो उसमें वहां पर कैपेसिटी मेंशन करी है, WS में जब आप सेट ऑफ क्लेम करते हो तब भी वो दोनों उन्हीं सेम कैपेसिटी में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार तो आप लैंडलॉर्ड और बायर के में कर रहे हो, फिर एक बार आप ओनरशिप वाले में सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हो। नहीं, प्लेंटिफ में सूट के टाइम पे जो भी दोनों की कैपेसिटी रही है, जो भी जिस कैरेक्टर में वो रहे हैं, उसी में ही आप सेट ऑफ में दोनों ही सेम कैरेक्टर में ही होने चाहिए। ठीक है, ये आपका रूल 6 का फर्स्ट है। ये नेक्स्ट काउंटर क्लेम देख लेते हैं। ऑर्डर 8 रूल 6A से लेकर 6G तक काउंटर क्लेम के बारे में बताया गया है। ये बेसिकली एज ए वेपन यूज किया जाता है, जिससे जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ का क्लेम डिफीट करवा सके। एक एग्जांपल से समझिए, सपोज करिए A जो है B के खिलाफ एक सूट फाइल करता है। A बोलते हैं B जो है ना, मेरे घर में बिना मेरी परमिशन के मेरे घर में घुस जाता है, सामान तोड़ देता है, या फिर छेड़खानी करता है, व्हाटएवर, मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी में घुस जाता है, ट्रेसपास करता है। ये वो B के खिलाफ बोलता है। तो B जो है अपने WS में लगाता है, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन वो घर तो मेरा ही है, वो जमीन मेरी है, मैं ओनर हूँ, ये तो टेनेंट है, तो किराएदार है बस। तो मतलब उसने काउंटर क्लेम कर दिया, ताकि जिससे उसका जो क्लेम है वो डिफीट किया जा सके।
सिंपल है, सेट ऑफ में जो है सिर्फ मनी क्लेम की बात करता है, लेकिन काउंटर क्लेम में कोई राइट भी हो सकता है, कोई क्लेम भी हो सकता है, बहुत कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो ये ज्यादा स्ट्रोंग कह लीजिए या फिर डेंजरस रहता है, सेट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। वो बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अपना राइट जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको सामने वाले से लेने के लिए ही वो यूज किया जाता है, बट यहाँ पर सामने वाले की क्लेम को डिफीट करने के लिए होता है। ठीक है, सो ये ऐड हुआ था 1976 के अंदर। इसमें भी सेम जो क्रॉस सूट के जो इफेक्ट रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, वही सारे यहाँ काउंटर क्लेम पर भी लगाए जाते हैं, राइट। अब इसका एक और ये डिफरेंस रहेगा सेट ऑफ से, कि हमने सेट ऑफ में देखा था कि दोनों सेम कैपेसिटी में होने चाहिए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जब वो सेट ऑफ क्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेम नेचर, मतलब दोनों सेम नेचर या सेम कैपेसिटी में होना जरूरी नहीं है। जो ओरिजिनल प्लेंट में थे वो अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम ट्रांजैक्शन भी होना जरूरी नहीं है, कोई और ट्रांजैक्शन भी हुआ उनके बीच में तो भी उसको वो काउंटर क्लेम के अंदर ला सकते हैं। लेकिन सेट ऑफ के अंदर एक ही सेम ट्रांजैक्शन के अंदर ही वो कोज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए जिसको आप सेट ऑफ करवाना चाहते हो। आपका जो 6A है इसको पढ़ लेते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा कि भी आप कब तक जो है ये काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हो अपने WS के अंदर। फर्स्ट देखिए 6A का फर्स्ट, अ डिफेंडेंट इन अ सूट इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ अंडर रूल 6 सेट अप by way of counter claim against the claim of the plaintiff any right or claim। तो हमने सेट ऑफ में पढ़ा था सिर्फ क्लेम, जो मनी क्लेम था। यहाँ पर राइट और क्लेम दोनों की बात हो रही है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो। in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of a suit। तो ये कब तक अराइज हो सकता है आपके इसका काउंटर क्लेम का जो कोज ऑफ एक्शन है कब तक हो सकता है ये, कि रिस्पेक्ट ऑफ अ कोज ऑफ एक्शन accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit। सूट फाइल होने से पहले या बाद में कभी भी एक कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो सकता है। before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired। मतलब शॉर्टकट में ये है कि अगर डिफेंडेंट ने अपना WS फाइल कर दिया है तो उस WS में फाइल करने से पहले उसके अंदर उसे काउंटर क्लेम लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर अगर उसने WS फाइल नहीं किया है तो WS फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसके एक्सपायर होने से पहले ही जो है उसको उसमें काउंटर क्लेम लिखना होगा, जैसा हमने सेट ऑफ में पढ़ा था। लेकिन बाद में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग तो हो ही सकता है ना वो, बट ग्राउंड भी होना चाहिए, ऐसे ही नहीं, बट ये तब तक जो है ये रीजन अराइज हुआ होना चाहिए। Right, whether such counterclaim is in the nature of a claim or for damage or not। अब इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि जो काउंटर क्लेम है वो नॉट एक्सीड द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। जो हमने सेट ऑफ में ही देखा था कि जो कोर्ट का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है कि भी उसको क्या क्या राइट पावर होती है कोर्ट को कि किस किस तरीके के मैटर वो एंटरटेन कर सकता है या फिर कितने अमाउंट तक का वो मैटर एंटरटेन कर सकता है, वो सारे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से बाहर का आप कोई काउंटर क्लेम नहीं लिख सकते हो अपने WS के अंदर। सेकंड देखिए, सच काउंटर क्लेम शैल हैव द सेम इफेक्ट एज द क्रॉस सूट। जो मैंने अभी बताया कि भी सेम क्रॉस सूट वाला ही इफेक्ट रहता है आपके काउंटर क्लेम में। थर्ड देखिए, द प्लेंटिफ शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल अ WS इन आंसर टू द काउंटर क्लेम। तो जब डिफेंडेंट WS फाइल करता है उसमें काउंटर क्लेम लिखेगा, उस काउंटर क्लेम का जो रिप्लाई है जब प्लेंटिफ देता है तो प्लेंटिफ की जगह डिफेंडेंट हो जाता है उसका रिप्लाई देते वक्त सिर्फ। तो और द डिफेंडेंट विद सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जो टाइम पीरियड लगाती है कि भी इतने समय के अंदर आप इसके काउंटर क्लेम का रिप्लाई करिए, जनरली 30 डेज होता है, तो उसी के अंदर जो है उसको उसका रिप्लाई देना होता है। नेक्स्ट, द काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए प्लेंट एंड गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू द प्लेंट। तो वही जो मैंने बताया था, जब प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट की पोजीशन में आ जाता है तो उस पर डिफेंडेंट वाले रूल्स लग जाएंगे, ठीक है, उसके रिप्लाई पर। और जब डिफेंडेंट काउंटर क्लेम करता है तो वो प्लेंटिफ वाले रूल्स जो है उसके उस काउंटर क्लेम पर लगाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 6B, काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड। अब किस रीजंस पे, किस ग्राउंड्स पे, किस कोज ऑफ एक्शन को बेसिस बनाकर वो काउंटर क्लेम वहां पर लिख रहा है, मतलब उस काउंटर क्लेम के सपोर्ट में जो रीजंस है, ग्राउंड है, वो सभी उसको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे।
Where any defendant seeks to rely upon any ground as supporting the right of counterclaim shall be in written statement state specifically that he does so by way of counterclaim. तो उसे वो सारा रीजन ग्राउंड सब कुछ लिखना पड़ेगा जो उसके काउंटर क्लेम को सपोर्ट कर रहा होगा। 6 सी देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम को एक्सक्लूड अगर प्लेंटिफ करवाना चाहता है तो क्या होगा? अगर सपोज करिए प्लेंटिफ को ऐसा लगता है कि ये जो काउंटर क्लेम यहाँ पर कर रहा है ना, इसके लिए एक सेपरेट सूट फाइल किया जाना चाहिए, तो प्लेंटिफ जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसके लिए एक सेपरेट सूट फाइल किया जाए। लेकिन कब तक कर सकता है? जब तक कि काउंटर क्लेम का इशू जो है सेटल्ड ना हो गया। अगर वंस इट इज सेटल्ड उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका काउंटर क्लेम जो है डिसाइड होने से पहले तक जो है प्लेंटिफ ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट से कि उसके लिए सीसी के लिए काउंटर क्लेम के लिए एक सेपरेट सूट फाइल किया जाए। जो ये आपका काउंटर क्लेम का जो इफेक्ट है 6D, E, F इन तीनों में दिया गया है। आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सूट। अब अगर जो उसका ओरिजिनल सूट है, जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर ओरिजिनल सूट अगर वो कर रखा, अगर वो समहाउ डिसमिस हो जाता है तो क्या होता है? ये देखिए, इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सूट। If in any case in which the defendant set up a counter claim, the suit of the plaintiff is stayed. अगर somehow plaintiff का suit stay हो जाए, discontinue हो जाए या dismiss हो जाए, the counter claim may nevertheless be proceeded. अगर कोर्ट ने एक बार उसका काउंटर क्लेम मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि भी हाँ ये एक वैलिड काउंटर क्लेम है, इसको एंटरटेन किया जाना चाहिए, फिर चाहे बाद में वो ओरिजिनल सूट जो है स्टे हो जाए, डिसमिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं है। एक बार कोर्ट ने अगर उस काउंटर क्लेम को एडमिट कर लिया तो कोर्ट जो है, जैसे बोला था ना क्रॉस सूट की तरह, तो उस इशू पे कोर्ट उसको डिसाइड कर सकती है। सिंपल है ना। आगे देखिए, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बहुत सारी चीजें ना आपको सिमिलर लगेगी। नेक्स्ट देखिए, डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिलाई अ काउंटर क्लेम 6E। ऑर्डर 8 के रूल 6 के सेकंड क्लोज में जो है इसके इफेक्ट दिए हुए हैं कि सेट ऑफ के इफेक्ट क्या रहते हैं, वो देख लेते हैं हम। सो सेम इफेक्ट एज द क्रॉस सूट। जैसे कि आप कोई क्रॉस सूट फाइल करते हो, जैसे कि मैंने ए पर सूट फाइल किया, उसने पलट के मुझ पे सूट फाइल कर दिया, तो ये क्रॉस सूट होता है। तो इसके जो इफेक्ट रहते हैं सेम इसमें भी वही इफेक्ट रहते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के पास एक अलग सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है। वो चाहे तो एक सेपरेट सूट भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो इसी एक ही सूट के अंदर जो है म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से सेट ऑफ करना चाहते हैं, इसीलिए क्रॉस सूट वाले ही इफेक्ट जो है यहाँ पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम इफेक्ट एज द क्रॉस सूट, बोथ हैज द सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन बट एग्री टू एक्ट ऑन द सेट ऑफ। तो ये आपसी सहमति से, मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि डिफेंडेंट ने अपने WS में सेट ऑफ लिख दिया तो प्लेंटिफ जो है मजबूर हो जाएगा कि नहीं सेट ऑफ करना पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो उसकी मर्जी है। चाहे तो कहे कि भी इसमें नहीं एडजस्ट करना, हम आपको जो है सेपरेट सूट कर सकते हैं। ठीक है। इन फाइनल जजमेंट कोर्ट विल सेपरेटली मेंशन द ओरिजिनल क्लेम एंड सेट ऑफ। जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे क्लेम किया था उसका अलग से जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, रीजन वगैरह जजमेंट सब कुछ उसमें अलग से लिखा जाएगा, और उसी जजमेंट के अंदर जो सेट ऑफ के लिए जो जजमेंट आया है उसको भी सेपरेटली लिखा जाएगा। दोनों को क्लब नहीं करते हैं, अलग अलग डिसाइड किया होता है, लेकिन जजमेंट एक ही रहता है। इफ ओरिजिनल सूट डिसमिस इट डज नॉट इफेक्ट द सेट ऑफ क्लेम। अगर प्लेंटिफ का ओरिजिनल सूट जो है अगर वो समहाउ डिसमिस हो जाता है इन डिफॉल्ट या किसी भी सो कॉल्ड रीजन से, वो प्लेंटिफ वो डिफेंडेंट के सेट ऑफ के क्लेम पर जो है इफेक्ट नहीं करेगा। अलग कॉज ऑफ एक्शन था इसके पास, तो अगर वो डिफेंडेंट प्रूव कर देता है अपने सेट ऑफ वाले क्लेम में कि हाँ वो जेन्युइन है, वो रिकवरेबल है, तो कोर्ट जो है सिर्फ उसका भी जो है डिसाइड कर सकता है। इट डजंट मैटर प्लेंटिफ का जो ओरिजिनल सूट है अगर वो इन डिफॉल्ट डिसमिस हो जाता है तो भी। ठीक है। आपका फिर नेक्स्ट जो इसका थर्ड क्लोज है उसमें क्या बताया गया, उसमें सिर्फ सिंपली ये बताया है दोनों की, प्लेंटिफ की और डिफेंडेंट की पोजीशन क्या हो जाती है जब कोई सेट ऑफ क्लेम करता है। सिंपली यहाँ मैंने आपको समझा दिया। प्लेंट फाइल करता है डिफेंडेंट पे, डिफेंडेंट WS रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट में वो अपना एक क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ के ऊपर, सेट ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उस पे जो प्लेंटिफ के रूल लगते हैं ना, आपके ऑर्डर 7 के रूल्स के
अकॉर्डिंग ही तो वो प्लीड करता है ना। तो वही वो ऑर्डर 7 वाले जो रूल्स हैं जो उसकी प्लेंट पे लग रहे हैं वही डिफेंडेंट के इस सेट ऑफ वाले क्लेम पर लगेंगे। तो उसको ऑर्डर 7 के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा सिर्फ सेट ऑफ वाले सीन में। वहीं पर जब वो सेट ऑफ क्लेम करेगा प्लेंटिफ के ऊपर, तो प्लेंटिफ भी तो जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट डब्ल्यूएस फाइल करेगा ना उस सेट ऑफ के लिए। तो यहाँ पर वो एक डिफेंडेंट के रूप में आ जाएगा और उस पर ऑर्डर 8 के जो रूल है जो डिफेंडेंट पे लगते हैं उसे वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। ये आपके थर्ड में है। अब एक जो है सेट ऑफ जो है वैसे दो तरीके का रहता है। मनी क्लेम आपको पता है एसर्टेन अमाउंट होता है, अनएसर्टेन अमाउंट होता है। तो जो आपका सेट ऑफ है एक लीगल सेट ऑफ होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ होता है। मनी क्लेम एसर्टेन अमाउंट मतलब जो अमाउंट फिक्स्ड होता है, जैसे कि मुझे किसी से 10,000 रुपए लेने, उसको उसने मेरे पे सेट ऑफ का 5,000 का कर दिया, तो अमाउंट फिक्स है। तो ये लीगल सेट ऑफ होता है जहां पर अमाउंट जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। और वही जो है आपके ऑर्डर 8 के रूल 6 से रेगुलेट होता है। यहाँ पर एसर्टेन अमाउंट ही जो है सेट ऑफ में क्लेम किया जा सकता है। जो अनएसर्टेन अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता है, वो है कोर्ट डिसाइड करती है, चलो ठीक है इतना इतना इनका बन रहा है तो इतना अमाउंट आप इसको पे कर दीजिए। एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि मालिक है उसका नौकर है, तो नौकर की वो सैलरी नहीं पे करता है, तो जो नौकर है वो अपने मालिक से अपनी 10,000 रुपए की सैलरी क्लेम करता है। तो मालिक ये कहता है कि इसने अपनी नौकरी के दौरान ना मेरे बहुत वैल्यूएबल स्टफ जो है चीजें जो है उसने तोड़ दी, जिसका डैमेज सारा अगर मैं इससे क्लेम करूं तो अभी उसने ये नहीं बोला कि ये इतना अमाउंट मुझे उससे क्लेम करना चाहिए, वो नहीं पता कि भी कितने का, अप्रोक्सीमेटली वो अंदाजा लगा के बताया था। फिर कोर्ट जो है उसको उस अनएसर्टेन अमाउंट को डिसाइड करती है, ठीक है सारा जो नुकसान है वो काट पीट के आप इसे 10 में से आप 8,000 पे कर दीजिए, मतलब वो कोर्ट ने फिक्स किया है। तो ये जो सेट ऑफ है ये रेगुलेट होता है ऑर्डर 20 के रूल 19 के थर्ड क्लोज से, अनएसर्टेन अमाउंट जो कि आपका जो है इक्विटेबल सेट ऑफ होता है, ठीक है। ये सेट ऑफ के बारे में है। आगे 6E को देखिए, डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई अ काउंटर क्लेम। अगर प्लेंटिफ उस काउंटर क्लेम का रिप्लाई नहीं सबमिट कर पाता है विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड, जो कोर्ट ने टाइम पीरियड बताया था उसके अंदर अंदर वो नहीं डब्ल्यूएस उसका फाइल कर पाता रिप्लाई, तो ऑन द मैरिट्स ऑफ द केस कोर्ट जो है सिर्फ काउंटर क्लेम को ध्यान में रखकर भी मैटर डिसाइड कर सकते हैं, मतलब उस काउंटर क्लेम को डिसाइड कर सकती है, ठीक है। 6F रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड। अगर काउंटर क्लेम सक्सीड हो जाता है तो फिर क्या होता है, अगर सामने वाले का अमाउंट जो प्लेंटिफ ने क्लेम करा और काउंटर क्लेम वाला अमाउंट अगर दोनों अगर रिजॉल्व किया जाए और कुछ नहीं बचता है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर प्लेंटिफ के ऊपर कोई अमाउंट बच जाता है, ड्यू रह जाता है, या डिफेंडेंट के ऊपर ड्यू रह जाता है, कोई क्लेम हो गया, कोई राइट हो गया, जो भी मतलब अगर कुछ बच जाता है ना तो उसको जो है कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा, उसको सेटल करेगा। सिर्फ यही कह रहा, पूरा नहीं पढ़ेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट टू अप्लाई। तो ये वही कहता है कि जो भी रिटर्न स्टेटमेंट के डब्ल्यूएस के जो रूल्स हैं वो उस पर अप्लाई होंगे। प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट डब्ल्यूएस फाइल करता है, डब्ल्यूएस में काउंटर क्लेम लिखा जाता है। जब वो काउंटर क्लेम लिखेगा मतलब एक वो प्लेंट फाइल कर रहा है तो वो डिफेंडेंट प्लेंटिफ की सिचुएशन में चला जाएगा, जो प्लेंटिफ के ऊपर जो रूल्स लगने चाहिए आपके सीपीसी के वो उस पर लग जाएंगे। और जब प्लेंटिफ उसके डब्ल्यूएस का जवाब देगा, उसके काउंटर क्लेम का जवाब देगा, तो वो डब्ल्यूएस फाइल करेगा, तो यहाँ पर प्लेंटिफ पर डिफेंडेंट वाले रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। सिंपल है, जो भी काउंटर क्लेम जो भी डब्ल्यूएस फाइल कर रहा होगा ना उसके रूल्स उस पर लगा दिए जाएंगे, फिर चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, ठीक है। तो ये सारा था आपका सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी। बाकी मैंने इस रूल के सारी चीजें समझा दी है, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको छोड़ा हो, नहीं समझाया हो, फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।